नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजाना न्यूज का खास कार्यक्रम बड़ा सवाल और मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका मध्य प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कई सारी समानता है। जैसे 2018 में कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बाद में भाजपा ने तोड़फोड़ करते हुए वहां अपनी सरकार बना ली। जैसे कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार और नौकरशाही एक बड़ा मुद्दा है। जैसे मध्य प्रदेश में भी बेरोजगारी, महंगाई कर्नाटक की तरह ही बड़े सवाल हैं। जैसे कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन सरकार है और जैसे मध्य प्रदेश में भी स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेतृत्व चुनौती बन सकते हैं। इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले, कांग्रेस के बड़े नेता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी, नमस्कार, और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री राम विलास पटेल। आप तीनों का बहुत स्वागत है। जयश्री, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कर्नाटक में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसका मध्य प्रदेश पर असर होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा और कितना होगा? देखिए, राजनीति जो है वो परसेप्शन से चलती है। तो अगर उस परसेप्शन की अपन बात करें तो कांग्रेस जितना एक बुरे दौर से गुजर रही थी पिछले कुछ समय से, उसके बाद वो परसेप्शन कर्नाटक की जीत ने टोटल बदल दिया है। दूसरा, एक बात होती है कि मोराल, जिसको अपन कहें ना कि मनोबल चुनाव लड़ने के लिए, तो निसंदेह कांग्रेस को एक मनोबल, एक ताकत मिली है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जब कर्नाटक का जो उसका एक विनिंग फैक्टर रहा है और जिस तरह से उसने 40 साल के बाद इतनी बड़ी विक्ट्री को हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो चुनाव एक मोदी ब्रांड पर लड़ा गया था। तो वो तमाम हालातों को देखते हुए जिस तरह से एक विक्ट्री को उसने गेन किया है, अर्न किया है, वो अपने आप में बहुत ट्रिमेंडस है और उसका असर निसंदेह मध्य प्रदेश के चुनाव पर होगा। आने वाले जितने और चुनाव है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हमको राजस्थान, वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिएगा, कर्नाटक ये टोटली एक अलग सेगमेंट का चुनाव था। वहाँ एक क्षेत्रीयता, वहाँ एक अपना वजूद, अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपनी अस्मिता, उसकी भी एक लड़ाई थी। और वहाँ की एक्सेप्टेबिलिटी जो है, हिंदी बेल्ट की जो पार्टी मानी जाती है बीजेपी, उसको लेकर एक अलग किस्म की रही है। हालांकि बीजेपी ने वहाँ कोई बहुत चुनाव ज़रूर हारी है, लेकिन जिस तरह से उसने अपने शहरी इलाके में अपना प्रभाव रखा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा कहीं कमज़ोर है। भाजपा ने पूरी ताकत से वहाँ चुनाव लड़ा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर है और दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी लोगों से ज़्यादा मुझे लगता है भाजपा के कार्यकर्ताओं में है। जिस तरह से एक के बाद भाजपा के कार्यकर्ता अपनी सरकार से, अपने संगठन से ज्यादा नाराज हैं बजाय पब्लिक। जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग उठ उठ के बाहर आ रहे हैं, सीनियर लीडर्स बात कर रहे हैं और जिसको उन्होंने अभी पार्टी में लिया है, जिसकी वजह से सरकार बनी है, उस सिंधिया पर जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, उनके सपोर्टर्स पे अटैक हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सवाल है। खासतौर पर इसलिए भी कि ये जो मध्य प्रदेश जो है वो आरएसएस का गढ़ माना जाता है और जब मोदी नहीं थे तो भी आरएसएस की वजह से यहाँ लंबी लंबी सरकारें रही है। पटवाजी के समय से हम देख रहे हैं, 94 के बाद से, और तब से ही देखिए आप कि यहाँ पे कांग्रेस ने भले ही चुनाव जीता हो, लेकिन 35%, 30%, 36% अपना वोट शेयर, अपना वोट बैंक भाजपा ने यहाँ मजबूत रखा है। और शहरी इलाकों में भाजपा हमेशा ही बेहतर करती रही है। तो भाजपा को अपने अंदर के बदलाव की और अपने अंदर के एंटी इनकम्बेंसी से जूझने की जो एक हालात दिख रहे हैं वो ज़्यादा चौंकाने वाले हैं इस बार। और अनुशासन, पार्टी विद डिफरेंस की बात होती है, कहा जाता है बीजेपी से पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो लगातार सत्ता में रहने के बाद जो एक असर होता है सत्ता का, सत्ता अपने साथ बुराइयां लाती है और बहुत सारी बुराइयां भी आप कह सकते हैं भाजपा में आ गए। जी पटेल साहब, मैडम ने बहुत सारे मुद्दे उठा दिए चर्चा करने के लिए। मैं सबसे बड़ा बात करूंगा कि कर्नाटक में बिल्कुल मोदी जी का चेहरा सामने था, अमित शाह का चेहरा सामने था, मोदी ब्रांड पर चुनाव लड़ा जा रहा था, जैसा कि मैडम कह रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि मोदी ब्रांड अपनी चमक खोता जा रहा है, अपना असर खोता जा रहा है और महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये बड़े मुद्दे हो गए? कर्नाटक के चुनाव परिणाम
के बारे में बता दूं मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना जो प्रदर्शन किया है, आप 2018 के चुनाव का रिजल्ट उठा करके देख लीजिए, वो हमने 5.7% 2018 के चुनाव में हमने वोट प्राप्त किए थे। इस बार हमने 0.4% वोट कम प्राप्त किए हैं। वहाँ हमारा जनाधार कम नहीं हुआ है किसी भी स्थिति में, लेकिन कांग्रेस की सीटें क्यों बढ़ गई, जेडीएस के 5% वोट कम हो गए और वो कांग्रेस में शिफ्ट हो गए, इसलिए वहां पर कांग्रेस की सीटें बढ़ गई। 2019 का आंकड़ा क्यों नहीं आप बता रहे? 2019 में तो लोकसभा चुनाव हुए थे, मोदी जी का ब्रांड था, जो मैं कह रहा हूं, मैडम भी कह रही हैं जी जी कि 2019 में मोदी जी का चेहरा था और आपको तो 40-42% वहां वोट मिला, 51% वोट मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो 51% वोट आपका 36 पर आ गया। देखिए क्या है कि लोकसभा के अपने अलग इशूज होते हैं, वो नेशनल इशू होते हैं, और स्थानीय जो चुनाव होते हैं स्टेट के, उसके स्टेट के अपने अपने स्थानीय इशू होते हैं। तो आपको उससे कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी तुलना उससे लोकसभा के चुनाव 2019 से 18 की तुलना नहीं कर सकते, या 2019 के चुनाव की अभी 2023 के चुनाव से तुलना नहीं, वो संभव ही नहीं है। वो नेशनल इशू पूरे आप भारतवर्ष में आप उसका रिजल्ट उठा के देख लीजिए, हमारे मध्य प्रदेश में भी 2018 और 2019 के चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, तो वो संभव नहीं है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था, उससे मात्र हम 0.4% हम माइनस हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की बढ़त जो 5% बढ़ी ना, वो जेडीएस के वोट शिफ्ट हो गए। देखिए, जब जब कांग्रेस को कहीं से दूसरे दलों ने अपने आप को पीछे किया, पर्दे के पीछे, और वोट शिफ्ट कराए, तब कांग्रेस की जीत हुई। बाकी कांग्रेस का खुद का स्वयं का कुछ भी वहां प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। डॉक्टर सूरी, कर्नाटक के चुनाव पर ना बात करते हुए मैं उसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूं कि अब आप लोगों को क्या उससे उम्मीद जाग रही है कि कर्नाटक में जो परफॉर्मेंस दिया, और कर्नाटक में जिस तरह से डी शिवकुमार और सिद्धारमैया की जोड़ी ने कमाल दिखाया, वो दोनों में एक समय झगड़ा था, लेकिन बाद में दोनों में एका हो गया। क्या उस तरह का एका आपके यहाँ तो दो नहीं, बहुत सारे हैं आपके यहाँ, तो दिग्विजय सिंह भी हैं, कमलनाथ भी हैं, पचौरी भी हैं, अरुण यादव भी हैं, और हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4 हैं। तो ये सब जो मेंढक हैं, इनको एक साथ तोलने का करिश्मा राहुल जी, सोनिया जी कर पाएंगे? देखिए सर, कर्नाटक की बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है, सबसे पहले कर्नाटक वो पहला राज्य है जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जहां चुनाव परिणाम आया। राहुल गांधी जी 19 विधानसभाओं में कर्नाटक की भारत जोड़ो यात्रा में गए, जिसमें से 15 इस समय कांग्रेस जीती और 2018 में 3 जीती थी। पहला परिणाम भारत जोड़ो यात्रा का। दूसरा, कर्नाटक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से पैसों की राजनीति के दम पे सरकार मध्य प्रदेश में बनाई गई, वैसे ही कर्नाटक में बनाई गई। विधायकों को तोड़ा गया। जो विधायक कांग्रेस से टूट के भारतीय जनता पार्टी में गए और मंत्री बने, 90% विधायक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में चुनाव हार गए। जनता ने यह जनादेश दिया कि इस तरह की दल बदलू विचारधारा को जो रखते हैं, जो पैसे के दम पे राजनीति करते हैं, उनको जनता ने नकारने का काम कर्नाटक के अंदर किया। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक की जो पहली इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी है वो ये है। मध्य प्रदेश में भी लगभग 27 विधानसभा उपचुनाव हुए। कांग्रेस के कई बड़े नेता, विधायक, मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब उनको चुनाव का सामना करना है। उपचुनाव तो जीते वो लोग, अब मेन चुनाव का सामना करना है 2023 में। उपचुनाव तो कर्नाटक में भी जीते थे, सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। उसके बाद एक जनादेश यहां भी आया है। जनता मध्य प्रदेश की भी समझदार है, जनता फैसला मध्य प्रदेश में भी 2023 में सुनाएगी। रही बात आपने कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं। निश्चित तौर पे हम सर्वमान्य रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और 2023 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पहली बात, कोई नेता इसको लेके कहीं भी कोई विवाद की स्थिति नहीं है। सारे नेताओं को कार्य आवंटन हो चुका है, अपने क्षेत्रों में काम पे लग चुके हैं। कमलनाथ जी ने कार्य दे रखा है। सबसे मुश्किल काम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। जो सीटें हम 98 के बाद लगातार हार रहे हैं, ऐसी 64 सीटों पे दिग्विजय सिंह जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ने जा रही है, लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, तीनों के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से प्रचार उन्होंने कर्नाटक में किया, अगर मध्य प्रदेश में करते हैं तो लगभग कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार भी बनाएगी, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और वादों को समझ चुकी है, जो वादे 2014 से लगातार किए जा रहे हैं। आप एक और चीज देखिए, धार्मिक उन्माद को लेकर जिनने वातावरण कर्नाटक में बनाया, श्री राम मुलू जैसे बड़े बड़े जो नेता, जो धनाढ्य हैं, वो अपनी सीटों पे चुनाव हार गए।
टी रवि हार गए चिकमंगलूर से चुनाव। जिन जिन मुद्दों को लेके जनता के बीच में धार्मिक, जनता विकास की राजनीति चाहती है, जनता बेरोजगारी से राहत विकास चाहती की है। बात करेंगे तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। आगरा आपकी ने सरकार में साम- जितनी सड़कें बनती थी नितिन गडकरी ने उससे कई गुना ज्यादा बना दी हैं। सड़कें आपने दो तरफ जोड़ ली, हमारे समय एक तरफ की जोड़ी जाती थी, गिनती होती थी किलोमीटर की, अब यहाँ पे डबल कर दी गई। देखिए पैरामीटर टेक्निकली एल्गोरिदम को चेंज करके बहुत सारी चीजें कही गई हैं, और उस समय का इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल है, और जनता जवाब देगी। आज बेरोजगारी का क्या आलम है, अगर हम एक एक पैरामीटर पे बात करें, महंगाई की स्थिति क्या है, जनता के बीच में जिस तरह से रोज वादे किए जा रहे हैं उन वादों की स्थिति क्या है, पेट्रोल डीजल कहाँ है, गैस कहाँ है, हर मुद्दे पे जो जनता से जुड़ा हुआ है उस मुद्दे को लेके हम जाएंगे, और हम हर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जयश्री जी, जो कर्नाटक का जो असर है वो आपने एक मोराल की बात करी, लेकिन मैंने कुछ समानताएं शुरू में गिनाई कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था 40% का। ठीक है, यहाँ 40% नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार यहाँ भी बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की एक सब इंजीनियर पकड़ाई हैं और उनके पास जो अकूत कुबेर का खजाना मिला है, वो मध्य प्रदेश में किस कदर भ्रष्टाचार है, क्योंकि उनकी सिर्फ 14 साल की नौकरी हुई। 14 साल भाजपा के दौरान उन्होंने नौकरी करी है, भाजपा की सरकार में उनकी नौकरी लगी, और भाजपा की सरकार में उन्होंने ये काली कमाई जो 30-50 करोड़ की जो कमाई वो उन्होंने कमाई। और मैं समझता हूँ और आप भी समझती हैं और पटेल साहब भी सहमत होंगे कि एक इतनी सी अदनी सी कर्मचारी ऊपर लेवल तक सेटिंग किए बिना इतनी अकूत संपत्ति नहीं कमा सकती। 4 बार नौकरी छोड़ी और चारों बार वापस नौकरी भी ज्वाइन की है, यानी कोई आज की डेट में सरकारी नौकरी छोड़ के वापस भ्रष्टाचार का 4 बहुत बार। बड़ा मुद्दा जो कर्नाटक में था वो क्या मध्य प्रदेश में काम करेगा? महंगाई बेरोजगारी जो कर्नाटक में थी वो क्या मध्य प्रदेश में काम करेगी? और जो स्थानीय मुद्दे हैं छोटे छोटे, खासतौर पर नौकरशाही के दबदबे के मुद्दे, और जिसकी वजह से भाजपा कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित और अपमानित महसूस करता है, वो मुद्दा क्या भाजपा का काम करेगा इस चुनावी में? जी बिल्कुल, भाजपा के भीतर का जो असंतोष है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बहुत जो ज़मीनी लीडरशिप है वो तो पूरी तरह से निगलेक्टेड है। एक तरह से उस सरकार में और संगठन में कह लीजिएगा, उनकी आवाज़ को कहीं जगह नहीं है, उनकी बात को कहीं तवज्जो नहीं है। और रहा सवाल भ्रष्टाचार का, तो हम देख ही रहे हैं कि जो सरकार दी गई है, और ये वाली सरकार खासतौर पे, पहले सरकार पे भी यही बात होती थी कि अफसरशाही निजामशाही का एक अलग ही आलम है, जिसमें कि पार्टी का जो वर्कर है, जो नैसर्गिक लीडरशिप होनी चाहिए, उसकी कोई स्पेस नहीं है। यानी पूरे जो सिस्टम बना हुआ है उसमें अफसर ही जो है वो सरकार के नुमाइंदे हैं और वही अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो आलम है और जो भ्रष्टाचार है वो उसके कई उदाहरण हैं। यानी जो पुलिस से लेकर तो बड़े बड़े सेटअप्स तक जो आप देख रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार का एक अलग ही किस्म का किस्से बाहर आ रहे हैं, मीडिया में सुर्खियों में बन रहे हैं, और जो हालात हैं। तो और दूसरा सबसे बड़ी बात मुझे लग रही है कि महंगाई का जो मसला है, जो किचन है किसी गृहिणी का, वो भारी पड़ रहा है उसको। ठीक है, आपने महिलाओं को टारगेट करके 1000 रुपए का जो एक गृह लक्ष्मी वाला जो एक पैकेज आपने देने की कोशिश की है, लाडली बहना योजना जो भी आपने देने की कोशिश की है, या उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं बिफोर इलेक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाएं अगर एक तरफा पैसे मिलने लग जाएंगे। जी हाँ तो एक अगर महिलाओं का एक वोट बैंक है, आप उसको सिक्योर करना चाहते हैं, वो कहानी एक अपनी जगह पर है। लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, काम का ना होना और निजामशाही, अफसरशाही, ये भाजपा के लिए बहुत मुश्किल वाला दौर है। और अगर इसको ठीक से एड्रेस नहीं किया गया तो एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर्स क्या होते हैं? यही फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे आदमी को लगता है कि मेरी सुनवाई नहीं है, मैं त्रस्त हूँ, मैं परेशान हूँ, और तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं उनका जो एक अलग किस्म का माहौल बना हुआ है। घटना हुई कि हाँ। एक मजदूर दंपत्ति 4 महीने से अपने बच्चे के इलाज के लिए भटक रही और आखिर में उन्होंने बच्चा फेंक दिया मुख्यमंत्री के सामने। जी हाँ, तो ये इस तरह की घटना है। बहुत दुखद स्थितियां हैं। और अगर स्थानीय लीडरशिप ने भी अगर इसको ठीक से एड्रेस नहीं किया तो मुझे लगता है चुनाव में बीजेपी के लिए पटेल मुश्किल साहब, हालात ये मैडम ने जो मुद्दा उठाया कि आपका कार्यकर्ता असंतोष है और राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं कि भाजपा को भाजपा ही हराएगी। अगर भाजपा हारेगी तो इसलिए हारेगी कि भाजपा ही भाजपा को हराएगी, कांग्रेस में दम नहीं है। आप भी कह रहे हो कि कांग्रेस की तैयारी नहीं, संगठन लेवल पे कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि हमारा संगठन बहुत कमजोर है। तो क्या भाजपा का कार्यकर्ता, और वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता, ये आपके ही शब्द है जी, वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता अपनी उपेक्षा से, अपनी जो सुनवाई नहीं होने से, अपनी बात नहीं, के सत्तन जी ने कहा कि कोई पूछता नहीं है, शेखावत जी ने कहा कि हमारी पीड़ा ये है कि भाई जो
हमारे सिर पे लाके बिठाए गए हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो पीड़ाएं हैं जो प्रस्फुटित हो रही हैं, ये एक बड़ी चुनौती नहीं है 2023 में आपके लिए? देखिए, ये तो लोगों के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी सरकार से या अपनी सरकार की कार्य पद्धति से असंतुष्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर का कार्यकर्ता, मैं यहाँ बताऊं कि पन्ना स्तर तक का, हमने पन्ना प्रमुख तक बनाया। पन्ना में एक पन्ने में 30 मतदाता के ऊपर हमारा एक प्रमुख बना हुआ है और 2 उसके समिति के सदस्य भी हैं। भैया, यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता असंतुष्ट होता या उपेक्षित होता तो वो पन्ना का कार्य दायित्व कैसे स्वीकार करता? फिर सत्तन जी और शेखावत जी और हिम्मत कोठारी, गौरीशंकर बिसेन, ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए क्या है, अभी थोड़ा सा एक मैं आपको इसका स्पष्ट कर देता हूं कि जो हमारे उम्र दराज कुछ नेता हैं, है ना, अभी हमारे यहाँ पीढ़ी परिवर्तन का युग है, जनरेशन चेंज का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, इसको लंबे समय तक चलाने के लिए नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नए उम्र के लोगों को दायित्व दे रखा है। तो पुराने लोग जो इस बात को कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो ये समझ रहे कि हमारी उपेक्षा हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा समझ करके ये बात को मीडिया तक चर्चा में ला रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ, 2-3 विभाग का इंचार्ज हूं, मैं नीचे तक काम कर रहा हूं। आज ही मैं जिस बूथ विजय संकल्प अभियान में गया था, दो शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता वहां 550 की तादाद में उपस्थित थे। ऐसा कोई विषय ही नहीं निकल के आया कि हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारी सुनवाई। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ऐसी कोई बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती नहीं, कोई अपेक्षाएं होती नहीं। वो निरंतर काम करता आ रहा है 1951 से, जनसंघ के जमाने से। सेव परवल खा के काम करने हाँ, काम करने वाले लोग हैं। हमारी कोई अपेक्षाएं है ही नहीं। आपको जमाना गया, आप कार्यकर्ता, आप आपके राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि भाजपा को भाजपा ही हराएगी। नहीं, वो अलग संदर्भ में उन्होंने कहा होगा। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हराती है और हराती आई है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के चुनाव के मैदान में, युद्ध के मैदान में लड़ती है और लड़ती आई है। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, अभी उपचुनाव आपके सामने था, अभी महापौर के चुनाव आपके सामने थे। और जैसे बहन जी ने, दीदी ने बताया, पत्रकार महोदया ने, कि लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने लेकर आई महिलाओं के वोट बैंक लेने के लिए। देखिए, ये गलत प्रचार प्रसार है। वोट लेने के लिए हमारा उद्देश्य नहीं है। आप इसको इस दृष्टि से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मध्य प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चुनाव के समय आत्मनिर्भर नहीं, आप देखिए ना, महिलाओं के लिए कितनी योजना। 20 साल से मुख्यमंत्री हो आपको जी ठीक चुनाव के 3 महीने पहले, 4 महीने पहले याद आई। आप देखिए ना, अब ये तो हमारी उस क्रम में ये तो आखिरी का मतलब ये है, प्रसव योजना है ना, जननी सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए कितनी प्रकार की योजना है। साहब, आपने भी 1500 देने की घोषणा की, ये भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 500 में गैस दोगे आप भी फार्म भरवा रहे हो। बिल्कुल, हमने जो योजना, तो ये भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि वोट लेने के लिए, राजनीति कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं उसको निभाएगी। नारी सम्मान योजना, मेरा सवाल है, वोट लेने के लिए किए ना वादे? नहीं, आत्मनिर्भर बनाएंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। और निश्चित तौर पे कांग्रेस जो अब भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान साहब ने कितनी घोषणाएं की, कल में कितने बोर्ड गठित करने के लिए शिवराज सिंह चौहान साहब ने बोल दिया, हर समाज का अपना एक बोर्ड गठित होगा। कुशवाहा समाज में गए, कुशवाहा समाज के बाद जाट समाज में गए, जाट समाज, इसको घोषणा बोली जाती है। और जो हमने बोला, हमने जब किसानों के ऋण माफी की बात की, उनको पूरा किया 15 माह के शासन में। डिफाल्टर कर दिया आपने, ब्याज नहीं चुका, डिफाल्टर हो गए आपके किसान। डॉक्टर साहब हमने विधानसभा में कमल पटेल जी झूठ बोल रहे हैं क्या 26 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई? विधानसभा में कहा, बोल रहे हैं आपके मंत्री ने विधानसभा में झूठ बोला। आप मानते हैं कि 11,000 करोड़ की हुई नहीं हुई? क्या बोलिए, कमल पटेल जी झूठ बोल रहे हैं। अभी दूध का दूध पानी, अभी आप बोलिए पटेल साहब, आप ग्रामीण नेता हैं, 26 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई नहीं हुई, 11,000 करोड़ माफ हुए कि नहीं हुए? टीवी के सामने बोलिए, या फिर आपके मंत्री झूठ बोल रहे हैं? मेरे को बोलने दीजिए, या इंटरप्ट मत कीजिए। देखिए, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, इस प्रदेश का किसान जानता है। अब विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज तक कांग्रेस पार्टी पर अंतरकलह का आरोप लगता रहा, पर इस समय स्थिति अंतरकलह की भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में खराब है। अपने आप में 4-5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है, और जहां कांग्रेस एकजुट है। शिवराज गुट कहीं अलग है, सिंधिया गुट अलग है, नाराज गुट अलग है, और बीमार गुट अपने आप में अलग है। तो कांग्रेस पार्टी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी पहली दफा, मैं मानता हूं आज तक आप एकजुट रहे, पर इस समय जो अंतरकलह का आलम भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के जाने के बाद है, स्थिति बहुत भयावह आने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 के अंदर। मतलब आपके यहाँ भी तो सिर्फ फोटोबल है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, एकजुटता। मैं बोल रहा हूँ, आपके पार्षद कल एक दूसरे को मार रहे थे, कल परसों में आपके इंदौर में आपके पार्षदों ने एक दूसरे को गाली गलौज की, मारा, कहा कि एकता।
वो व्यक्तिगत मामला था अरे, जिसका और दोनों के बीच भाजपा में के लोग लड़े तो वो पार्टी की अंतरे के लेने, आपके किसी लोग लड़े पद की लालसा को लेके पार्टी विशेष शेख का अलीम मामला नहीं था, वो शेख अलीम चिंटू वो सबसे का विवाद व्यक्तिगत हुआ। मामला था। और शाम को बैठ के दोनों भाई साथ हो लिए, जो दोनों के बीच में अनबन थी वो दूर हो गई। थोड़े समय की बात थी, शाम को दोनों साथ थे। आप डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, अधिवेशन में एक भी ऐसा अरे मसला आपके बता, साथ- एक भी ऐसा वाकया बता दीजिए जो जहां पर की वाद विवाद हुआ हो, या कांग्रेस के तो मैं आपको 1000 गिना दूं जूतम पे जार के अरे कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश का हमें 1000 याद है पूरे सांसद मध्य ने प्रदेश किस में। तरह से चप्पलें मारी थी। उत्तर प्रदेश की बात है, लोकसभा सांसद अब ये तो- आपके, आपने गिनाने की बात की तो मैं भी याद करूंगा तो 10-20 नहीं, गिना आप- दूंगा। अभी आपके सामने बोला बलरामपुर के सांसद थे, चप्पल ही चप्पल विधायक को मारी थी, कलेक्टर सामने बैठा हुआ था। आप बातें भारतीय मत जनता कीजिए। पार्टी का। हाँ, भारतीय अरे, जनता कांग्रेस पार्टी में तो का। आए दिन वो घटना हुई थी। कांग्रेस में आए और दिन ये दोनों का व्यक्तिगत मामला था और शाम को उसको दोनों भाइयों के बीच में पताशेप हो गया। पर बात अंतरकलह की स्थिति की है। दीपक जोशी, कैलाश जोशी के बेटे कांग्रेस में शामिल होते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे किस तरह के आरोप लगाते हैं कि उनकी पत्नी तक के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। किस तरह शासन, यानी पूर्व मंत्री की स्थिति कोरोना काल में जो थी, तो आम जनता की क्या रही, आपने भी दादा देखा है, आपने भी देखा है कोरोना के समय क्या स्थिति रही। ये सब जवाब जनता 2023 में देने जा रही है। हर मुद्दे पे जनता जवाब देगी। आप कांग्रेस की एकता की बात करते हो, अरुण यादव कहते हैं, आपने कहा कि कमलनाथ जीते होगा, अरुण यादव ने कहा कि नहीं, अभी अरुण नहीं यादव हुआ। जी, अभी हमारे यहाँ नारी मुख्यमंत्री सम्मान यात्रा में हाईकमान इंदौर तय में करता है। पत्रकार ने सवाल पूछा था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। इंदौर की घटना है ये। अभी नारी सम्मान यात्रा की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण यादव जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मैं बोल रहा हूं हमारा एक नेता, एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। प्रदेश की जनता वो वापस से स्वर्णिम काल लाएगी जो 15 महीने कमलनाथ जी के नेतृत्व में देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने नारी के सम्मान के लिए लाडली बहना योजना लगाई। कांग्रेस ने तुरंत इससे पहले फार्म राजस्थान भरवाना सरकार, चालू कर दिया। हिमाचल सरकार फार्म भरवाना चालू कर शिवराज सिंह दिया। चौहान ने अरे किसके श्रीमान कहां जी, से किया? किसान और गांव के लोग अच्छे अरे तरह जानते हैं। किसने आपने नीले हरे कलर के बहुत सारे किसान बहुत माफी सारे- के आप बोल दीजिए कमल पटेल ने विधानसभा में जय गलत श्री- बोला। आप बोल नहीं, दीजिए कमल आपका पटेल जी ने मंत्री सही बोला, लेकिन 26 लाख किसानों किसान का, कितने हैं? किसान 26 कितने लाख हैं? मध्य प्रदेश में किसानों का- 26 लाख ही किसान है क्या? 5 साल सरकार चलने अरे देते, आप अरे लोग सब इकट्ठा चलने हो देते। गए। हमने- जिन लोगों को लगने हमने लगा क्यों उनकी चलने रोटी दिया? बाटी अरे आपके टूट विधायक रही है, छोड़ के भागे, हम सबके काहे सब नहीं चलने दे इकट्ठे, रहे? सारे माफिया इस प्रदेश के इकट्ठा हुए कि कमलनाथ को हटाया जाए। आपके नेता आपके पास में नहीं रहे, हमारा उसमें क्या दोष है? कोई भाग के आएगा तो हम जिस तो तरह स्वीकार की करेंगे ना। नहीं, ये कोई विषय वो नहीं। आपके घर की झंझट थी। आपकी घर की झंडर, आपके लोग मैं- छोड़ के मैं भागे, आ जयश्री- जाओ भाई। मैं हम तो जयश्री से पूछने जाता जोड़ने हूँ। बैठे। जयश्री जी, एक बड़ा बीजेपी का नारा, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार का नारा जो है वो झारखंड में नहीं चला, ये डबल इंजन की सरकार का नारा हिमाचल में नहीं चला, ये डबल इंजन की सरकार का नारा कर्नाटक में नहीं चला। मध्य प्रदेश में भी जो रोज विज्ञापन छपते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बराबरी से डबल इंजन की बात हो रही है। तो क्या डबल इंजन का नारा जो है वो मध्य प्रदेश में करिश्मा दिखाएगा? पटेल साहब ने बहुत सारी योजनाएं गिनाई, केंद्र की भी है, इसकी 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और तमाम प्रसव योजना और योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं की भरमार लगी हुई है। हितग्राहियों की सूची भाजपा के मोबाइल में, हर भाजपा कार्यकर्ता के मोबाइल में हितग्राहियों की सूची है। बावजूद इसके कर्नाटक में आप चुनाव हार गए। कर्नाटक एक अलग, मैं बता रहा हूँ ना, कर्नाटक में मैं थोड़ा जयश्री से पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा। डबल इंजन ही तो चल रहा है 2014 के बाद से। नई बात क्या है उसमें? जब से मोदी जी बैठे हैं दिल्ली में, डबल इंजन की सरकार है, नंबर एक बात। और डबल इंजन की सरकार है तभी तो कर्नाटक में लोटस ऑपरेशन लोटस है, ऑपरेशन कमल है, और यहाँ पर ऑपरेशन सिंधिया है, महाराष्ट्र में कुछ और है। तो परिवर्तन क्या है? कहने का अंदाज अलग है, या उसकी ब्रांडिंग की बात है, या एक स्लोगन अलग है, लेकिन है तो सरकार 9 साल से पटेल हम साहब, देख रहे आपसे हैं। इतने सब सुविधा और इतना 85 करोड़ लोगों को देना और इतनी सारी हितग्राही योजना और घोषणाएं तमाम आपके पास था, बजरंगबली भी आपके पास थे, हिजाब भी आपके पास था, फिर भी ध्रुवीकरण नहीं हुआ। नहीं, ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा कोई मैटर नहीं था। हमने जितना वोट पिछली बार पाया था, हमारा भारतीय जनता पार्टी का वोट वहीं पर स्थिर है। पटेल साहब, अब जीत हार का सिर्फ 5% मोदी जी कह रहे हैं कि वोट मशीन का वोट दबाने से पहले जय बजरंगबली बोलिए, और क्या ध्रुवीकरण करना चाहिए? अरे ये चुनावी जो आप इस चुनावी स्लोगन को, जुमले नहीं, चुनावी नारे, चुनावी स्लोगन से कोई ना उसमें माइंड सेट होता है ना, डाइवर्ट होता है मतदाता। लेकिन ये जो वोट प्राप्त हमको जितना हुआ है उसमें, और हम उसी स्थान पर है। कांग्रेस को जेडीएस का वोट मिल गया, उसकी सीटें बढ़ गई। मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की डॉक्टर सूर्य, तो क्या होगा? जिस तरह से कहा गया कि हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा, 9 तारीख को वोटिंग थी, उसके 9 तारीख को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ किया,
देखिए, देश का नागरिक सचेत हो गया, असल मुद्दों पे चुनाव होगा। चुनाव भारतीय असल मुद्दे क्या है? असल मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों की आम जन से जुड़ी समस्याएं हैं। 3.5 साल में अपने रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करना पड़ेगा। 18 साल का शिवराज सिंह चौहान को अपना रिपोर्ट कार्ड, हम हमारे 15 महीने के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में उतर रहे हैं और जनता को शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो तकलीफें परेशानी हो उनको लेके उतरेंगे। ध्रुवीकरण तो कर्नाटक में भी प्रयास हुआ, सबके सामने। असल मुद्दे जनता भी चाहती है, विकास के मुद्दे जनता भी चाहती है, जनता भी रिपोर्ट कार्ड पे लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी तो प्रयास करेगी ध्रुवीकरण करने का, क्योंकि इनके पास असल मुद्दे हैं नहीं। ध्रुवीकरण हो पाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश की जो हालत है वो कर्नाटक से अलग नहीं है इस मायने में कि वहाँ पर भी बहुत इफ़ेक्टिव था हिंदुइज्म का जो एक इनका अपना नारा था, या जो एक उस पर चुनाव लड़ा गया था। तो मुद्दे तो उछलेंगे निसंदेह, लेकिन हमें देखना चाहिए चुनाव के वादों के बाद कि मुद्दा ये रहेगा कुल मिलाकर कि जो गरीब की आवाज़ सुनेगा, जो उसकी तकलीफ को देखेगा, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि जेडीएस का वोट काटा है कांग्रेस ने। भाई, जेडीएस के पास SC ST और OBC का वोट था सबसे ज़्यादा, 4% का। तो वो जो था वो ही एक टर्निंग पॉइंट था इलेक्शन का। तो मुझे लगता है यहाँ तो आधे पौने % का फर्क है भाजपा और कांग्रेस में 2018 के 50,000 वोट ज्यादा है बीजेपी के। 2018 में 50,000 वोट बीजेपी ज्यादा मिले। वही मसला है कि महंगाई को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे, आप अगर बेरोजगारी को एड्रेस नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार को एड्रेस नहीं करेंगे, तो मुद्दे वो ही रहेंगे जिससे आम आदमी जूझ रहा है, जिससे गरीब जूझ रहा है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को गरीब की झोपड़ी में झांकना पड़ेगा, तो ही चुनाव जो है वही पार्टी की जेब में सत्ता होगी। मेरा आखिरी सवाल आप तीनों से, क्या कर्नाटक के चुनाव का असर मध्य प्रदेश में होगा? पटेल साहब, सबसे पहले आपसे। कर्नाटक के चुनाव का मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में तैयारी, और भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2003 से लेकर के 18 महीने का कार्यकाल छोड़ दो, जिस प्रकार से जन कल्याण के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के लिए किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को पुनः 2023 के में भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगी। सूरी साहब, कर्नाटक के चुनाव का बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से उनके मोराल का फर्क पड़ेगा। जनता के दृष्टिकोण से मैंने पहले भी बताया कि किस तरह से ऑपरेशन वहां पे लोटस हुआ, विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और अब 90% वो विधायक आ रहे। वही परिणाम आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। डॉक्टर जयश्री पिंगले जी हाँ, बिल्कुल असर होगा। और अगर कांग्रेस को कमजोर मानकर अगर भाजपा ये चुनाव की रणनीति बनाती है तो उसके लिए मुश्किल साबित होगी, क्योंकि कार्यकर्ता, उनका जोश, उनकी ताकत और कर्नाटक को अपने पॉकेट में साथ में लेकर चलेंगे, तो एक अलग उत्साह के साथ कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी। बहुत धन्यवाद जयश्री जी, डॉक्टर सूर्य और पटेल साहब आपका। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन, मनन और विचार की रणनीति अपनाना शुरू कर दी है। कर्नाटक के मद्देनजर आमूलचूल बदलाव लाने की बात भी शुरू हो गई है। बड़े स्तर पर, शीर्ष स्तर पर क्या गलतियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, उसका विश्लेषण, उसका छिद्रान्वेषण किया जा रहा है, मीमांसा की जा रही है। और एक इस तरह की नई चुनावी रणनीति के साथ बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है और संगठन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कई बार हारी हुई बाजियां पलटती रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक जो मजबूत आधार भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संघ बेस्ड जो उसके कार्यकर्ता हैं, संघ आधारित जो उसकी रणनीति है, उसके आधार पर कई बार हारी हुई बाजियों को पलट चुकी है। तो एक बार फिर से नए दौर में नए कलेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी आ सकती है कर्नाटक के मद्देनजर। इसलिए ये बिल्कुल कांग्रेस का ये समझना बहुत भूल होगी कि कर्नाटक जीत लिया है तो कुछ मामला आसान हो गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी को सही समय पर अलार्म मिल गया है जागने के लिए और अपनी गलतियां सुधारने के लिए। देखते रहिए DJN न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।